अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि काफी दिनों से नहीं की, वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं कहता हूं ना तो लाइक्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कर दिया करें। वैसे जो पहली अपडेट है ना उसको सुनकर आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि वीडियो को लाइक कर ही दें। तो पाकिस्तान की टीम ने एक और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को जीत लिया हुआ। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के अंदर एक कंपटीशन हुआ जिसके अंदर 16 टीमें थी पूरी दुनिया से, और पाकिस्तान ने इस कंपटीशन को जीत लिया हुआ है। इसका जो प्राइस पोल था वो तकरीबन $5 लाख के करीब था, लेकिन $5 लाख से ज्यादा हमारे लिए जो विक्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि पीछे वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की जो ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री ने वो काफी ज्यादा ग्रो की है, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात है वो इतने ज्यादा बेटर नहीं रहे। जो ओवरऑल इंडस्ट्री थी वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई, लेकिन जो चैंपियनशिप हम लोगों ने काफी ज्यादा विन की है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा एक प्राउड वाला मूवमेंट है। तो आप लोग इस न्यूज की वजह से भी इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो थ्रेड एप्लीकेशन एक वीक के अंदर 100 मिलियन यूजर्स का जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया हुआ, और ये जो 100 मिलियन का नंबर है ना एक वीक के अंदर ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। लाइक इससे पहले अगर आप लोग चैट जीपीटी की बात करते हो, टिकटॉक की, इवन की इंस्टाग्राम जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है उससे भी काफी ज्यादा फास्ट है। आज की डेट तक किसी भी एप्लीकेशन ने इतनी तेजी के साथ 100 मिलियन यूजर्स को कंप्लीट नहीं किया। अगर हम लोग यहाँ पर टिकटॉक की एग्जांपल ले लेते हैं तो टिकटॉक ने तकरीबन 9 महीनों के अंदर 100 मिलियन यूजर्स को कंप्लीट किया था, लेकिन जो थ्रेड एप्लीकेशन है ना वो सबको पीछे छोड़ गई हुई है। इसकी एक जो सिंपल सी रीजन मुझे समझ आती है वो ये है कि थ्रेड एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को साइन अप नहीं करना पड़ा। जितना भी इन लोगों ने डाटा यूज किया वो सारा का सारा इंस्टाग्राम वाला ही डाटा यूज किया है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना था, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जितना भी डाटा था इंस्टाग्राम वाला, इवन कि आपने जो लोगों को फॉलो किया हुआ था सारे का सारा डाटा थ्रेड एप्लीकेशन के साथ सिंक हो गया। और इसी मेन रीजन की वजह से मुझे ये लगता है पर्सनली तौर पर कि इतने ज्यादा यूजर्स इतने कम टाइम के अंदर थ्रेड एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने एक ट्रिक ये भी लगाई कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल थ्रेड एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही मेरी तरह कि वहां पर क्या चीज पोस्ट करूं, आप अपना अकाउंट डिलीट करने की कोशिश करते हो, तो आपको आगे से ये कहा जाता है कि अगर आपने थ्रेड वाला अकाउंट डिलीट किया तो आपका जो इंस्टाग्राम वाला अकाउंट है वो भी डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी डाटा था वो तो उधर से ही आ रहा था। लेकिन अब ये चीज कही जा रही है कि आप विदाउट इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट किए इसको डिलीट कर पाओगे। तो काफी ज्यादा उन लोगों ने स्मार्टली प्ले किया, जो एप्लीकेशन बनाई वो सारी की सारी उन लोगों ने कॉपी कर ली, डाटा सारा इंस्टाग्राम वाला यूज कर लिया। लेकिन ये चीज हमें लॉन्ग टर्म के अंदर देखनी पड़ेगी कि कितने ज्यादा यूजर्स इसके ऊपर एक्टिव रहते हैं, कितनी ज्यादा ये वाली एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो पाती है इन द कंपटीशन ऑफ ट्विटर। और अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो इसके ऊपर आप लोगों को बहुत जल्द हैशटैग्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, साथ में जो ट्रेंडिंग वाला पेज है वो भी आने वाला है। अगली अपडेट है एप्पल के बारे में। तो एप्पल जो है ना सीक्रेटली काम कर रहा है एक फोल्डिंग स्क्रीन के ऊपर, जो कि होगी लैपटॉप वाली फोल्डिंग स्क्रीन, विच मींस कि एप्पल जो है ना मैकबुक लेके आ सकता है जिसके अंदर हमें फोल्डिंग टाइप का डिस्प्ले मिलेगा। अगर हम लोग इस वक्त मार्केट के अंदर देखते हैं तो हमें फोल्डिंग डिस्प्ले के साथ एसोस का लैपटॉप मिलता है, जो कि देखने के अंदर काफी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो क्या एप्पल इसी से इंस्पायर्ड होके कोई अपना फोल्डिंग वाला लैपटॉप लेके आएगा जिसको हम लोग मैकबुक कहते हैं। नीचे वाली साइड के ऊपर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा पोर्शन मिले, यहाँ पर ये जो हिंज लगी हुई ना इस पोर्शन तक हो सकता है कि एप्पल थोड़ी सी जो फोल्डिंग स्क्रीन है वो लगा दे। इस किस्म के जो रूमर्स है वो आ रहे हैं। पर्सनली तौर पर मुझे लगता है कि मे बी एप्पल ने एज एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो। 2025-26 तक ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ की कोई ज़्यादा सेंस बनेगी। एप्पल इसको किस तरह प्रेजेंट करता है ये बात की चीज़ होगी, लेकिन एप्पल का ये जो सीक्रेट टाइप का प्रोजेक्ट है ना वो चल ही रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट अगेन एप्पल के बारे में। तो अगर आप लोग आईफोन 11 प्रो सीरीज से लेके आईफोन 14 प्रो सीरीज तक देखते हो ना, तो एप्पल ने हर साल एक नए डिफरेंट कलर को लाजमी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आईफोन 12 प्रो सीरीज की बात करते हैं तो पैसिफिक ब्लू कलर आया, आईफोन 13 प्रो सीरीज के अंदर सेरा ब्लू कलर आया, आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर हमें डीप पर्पल कलर एप्पल ने ऑफर किया। अब अगर आप लोग इसकी रीजन के ऊपर देखते हैं ना तो मुझे जो चीज समझ आती है ये है कि आईफोन 11 प्रो सीरीज से लेके आईफोन 14 प्रो सीरीज तक हमें बैक साइड के ऊपर एक ही डिजाइन मिला, सिर्फ कैमरा का जो मॉड्यूल था उसको बड़ा कर दिया गया, कैमरा के लेंसेज को बड़ा कर दिया गया। इसलिए एप्पल ये चाहता था कि दूर से अगर कोई बंदा किसी भी प्रो आईफोन को देख रहा है ना तो उसको पता चलना चाहिए कि ये वाला बंदा लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहा है या फिर कोई पुराने वाला कलर उसको देखकर उसको पता चल जाए। और अगर हम लोग लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं तो क्योंकि एप्पल ने आईफोन 15 प्रो सीरीज के अंदर भी बैक साइड के ऊपर डिजाइन को चेंज नहीं करना, तो एप्पल 2 नए कलर्स को ऑफर करने वाला। जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये चीज सजेस्ट कर रहे हैं, एक तो आप लोगों को काफी हद तक डार्क रेड टाइप का कलर मिलेगा, यहाँ पर आप लोग उसकी पिक्चर देख सकते हो। इसके अलावा एक डार्क ब्लू या फिर ग्रे ट्यून के अंदर भी एप्पल कलर को ऑफर करने वाला है, ताकि दूर से देखने वाले को ये चीज पता चले कि ये वाला बंदा आईफोन 15 प्रो या फिर प्रो मैक्स को यूज कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके अलावा इन दोनों कलर में से कौन सा कलर आप लोगों को ज्यादा बेटर लग रहा है ये चीज भी बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है रेडमी के बारे में। तो आप लोगों
लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर रेडमी की दो सीरीज काफी ज्यादा फेमस होती थी, एक तो नोट सीरीज होती थी, एक विदाउट नोट वाली सीरीज होती थी। काफी देर से जो विदाउट नोट वाली सीरीज है उसका कोई फोन नहीं आया, लेकिन रेडमी जो 12 है उसके ऊपर रेडमी वाले काम कर रहे हैं, उसकी काफी हद तक सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी सामने आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हो, ये रेडमी 12 का डिजाइन कहा जा रहा है। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को आईफोन और सैमसंग की मिक्स टाइप की वाइब आएगी, क्योंकि जो कैमरा के लेंसेज की अरेंजमेंट है वो काफी हद तक आईफोन से इंस्पायर्ड है, प्रो वाले आईफोन से इंस्पायर्ड लग रही है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी कैमरा का मॉड्यूल नहीं मिलेगा, जो कि डिजाइन सैमसंग आजकल काफी ज्यादा यूज कर रहा है। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो एक एलसीडी डिस्प्ले कहा जा रहा है, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, G88 का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर, एंड्रॉइड 13 के साथ ये वाली डिवाइस आएगी, साथ में MIUI 14 मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होने वाली है। लेट्स सी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर इसकी प्राइस कितनी आती है, उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के अंदर प्राइस का आइडिया लगा सकेंगे। और पाकिस्तान के अंदर आने के रिलेटेड अभी किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। बात करें आज की लास्ट अपडेट की, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपनी की काफी ज्यादा मुझे ऐड नजर आ रही थी जिसका नाम है ओनिक। इसके रिलेटेड आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो मैंने अपनी पूरी रिसर्च कर ली हुई है। ये वाली बेसिकली एक मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जैज, टेलनर, यूफोन, जोंग वगैरह चल रही है ना, इसी किस्म की एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। इसकी अभी तक इतनी ही डिटेल सामने आई है। मैंने इनकी वेबसाइट विजिट की, वहां पर मुझे इन्होंने साइन अप करने के लिए कहा, मैंने साइन अप कर दिया हुआ है। ये बेसिकली आप लोगों को एक सिम ऑफर करेंगे, जिस तरह हमें नॉर्मल टेलीकॉम वाली कंपनी जैज, यूफोन, जोंग वगैरह ऑफर करें। उसके बाद आप लोग इसके थ्रू कॉल्स कर सकोगे, मोबाइल डाटा को यूज कर सकोगे। इन शॉर्ट एक मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी के बारे में एक क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर ये आ रहा है कि क्या ये वाली कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपने स्पेक्ट्रम्स को बाय करके उन स्पेक्ट्रम्स के ऊपर अपना नेटवर्क ऑपरेट करेगी, या फिर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी किसी और कंपनी के स्पेक्ट्रम को बाय करके उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके नेटवर्क को ऑपरेट करेगी। वैसे इस किस्म के नेटवर्क को वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क भी कहते हैं, जिसके अंदर ये काम होता है कि किसी और कंपनी का जो स्पेक्ट्रम है उसको लेके अपनी ब्रांडिंग शेयरिंग करके, मार्केटिंग करके जो कंपनीज होती हैं वो नेटवर्क को ऑपरेट कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग ये भी ले सकते हो कि चाइना से आपने कोई प्रोडक्ट बाय की, उसके ऊपर अपना जो लेबल है, स्टिकर वगैरह लगाकर पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनी के नाम से वो बेच दी, तो ये वाला सीन भी हो सकता है। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इस चीज से पड़ेगा कि इस कंपनी की जो सर्विसेज हमें किस किस्म की मिलती है, इनका जो नेटवर्क होता है कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, जो मोबाइल के पैकेजेस होते हैं उनके रेट्स क्या होते हैं, ओवरऑल कॉलिंग का जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो कितना ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा नेटवर्क मौजूद नहीं है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर में एक सस्टेनेबल जो स्टैंडर्ड वाली क्वालिटी है कॉलिंग की या फिर इंटरनेट की वो प्रोवाइड कर सके। और इसके अलावा ई सिम्स का पूरा सीन है ना, वो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है, तो ये लोग ई सिम्स को भी ऑफर करेंगे। और इनकी वेबसाइट के ऊपर मैं देख रहा था कि आपके घर के अंदर जो सिम्स वगैरह उनको डिलीवर करेंगे। कंपनी का नाम है ओनिक। अगर आप लोगों को मैंने पहले नहीं बताया तो ओनिक के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रही है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू कंपटीशन। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर वो भी बता सकते हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।